दोस्तों आदाब। मेरा नाम है सगीर खाकसार और इंटरव्यू विद सगीर खाकसार में आज हमारे साथ हैं नेपाल के नवनिर्वाचित सांसद माननीय सिराज अहमद फारूकी साहब, जो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अमाले से जुड़े हुए हैं। आइए आज उनसे हम रूबरू होते हैं नेपाल के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में, नेपाल के चुनाव प्रक्रिया के बारे में और बहुत सारी बातें उनसे हम करेंगे। हमारे साथ मैं उनका खैर मकदम करता हूं। सिराज साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है आज के इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे माननीय सिराज अहमद फारूकी साहब कि नेपाल में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद जो है एक तरीके से खिचड़ी सरकार का गठन हुआ है और प्रचंड जी आज फिर उन्होंने शपथ भी लिया प्रधानमंत्री पद की। तो नेपाल के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। जाहिर सी बात है, वो कोलिशन गवर्नमेंट है, जैसा कि आपने कहा खिचड़ी सरकार है। अभी फिलहाल 7 पार्टियों ने समर्थन किया है, जिसकी पहल हमारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ने इसका जो है पहल किया। और हमारी जो दूसरी पार्टी है माओइस्ट जो है माओवादी केंद्र, उसके प्रेसिडेंट कमरेड पुष्प कमल दाहाल का जो है हम लोगों ने उनको संसदीय दल का नेता सारी पार्टियों ने ऑल पार्टियों ने जो है जो 7 दल है उनको मुंतखब किया और उसके बाद से जो है कल उन्हें प्रधानमंत्री में नियुक्ति उनको मिली है। जो है आज उन्होंने शपथ ग्रहण भी किया है, शपथ लिया है आज। तो आप थोड़ा बताएं कि आज उनके साथ और कितने मंत्रियों ने शपथ ली है और कौन कौन से विभाग उन्हें मिले हैं। आज उन्होंने जो है 8 मंत्रियों के साथ उन्होंने शपथ ली है। 8 सदस्यीय जो है मंत्रिमंडल प्राइम मिनिस्टर को लेकर के जो है उनका हुआ है। और जो है उसमें खास करके जो अहम भूमिका निर्वाह करने का काम नेकपा एमाले ने किया था। नेकपा एमाले से 4 मंत्री इस वक्त जो है शामिल हुए हैं और माओवादी से एक प्राइम मिनिस्टर और एक जो है और उप प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रीय पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधार जो है मंत्रालय उन्हें मिला है। और हमारी पार्टी से जो नेतृत्व कर रहे हैं अभी जो है वो माननीय विष्णु पौडेल साहब हैं, जो बुटवल से चुनाव जीत करके गए हुए हैं। पहले भी वो अर्थ मंत्री रह चुके हैं इस मुल्क के और बड़े अच्छे उनका जब भी कार्यकाल रहा है, बड़ा अच्छा सराहनीय कार्यकाल रहा है। और जिसकी वजह से जो है यहाँ का जब से उनका नाम आ रहा था ये शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा उछाल आया है। और उन्हें जो है उप प्रधानमंत्री सहित जो है और अर्थ मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और दीगर 3 मंत्रियों को, जिसमें हमारे जो है दामोदर भंडारी साहब हैं, माननीय दामोदर भंडारी, उसके बाद से माननीय जो है राजेंद्र राय, इसके बाद से आपका जो है ज्वाला शाह, ये सभी लोग जो है मंत्री में कैबिनेट में आए हैं। और इसी के साथ साथ होम मिनिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण जो है दायित्व निर्वाह करने के लिए जो है नई पार्टी इस चुनाव में जो नई पार्टी आई है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जी उसका नाम ही है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। उसके प्रेसिडेंट रवि लामिछाने जो है वो जो है उप प्रधानमंत्री सहित जो है गृह मंत्री का जो है ओहदा संभाला है। थोड़ा सा नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल देख रहे हैं कि 1991 में जब से लोकतंत्र की बहाली हुई है, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हमेशा बना ही रहता है। हालांकि जो पिछली सरकार थी वो शायद न्यायालय के हस्तक्षेप से उसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो हमें आप थोड़ा सा नेपाल की जो राजनीतिक संरचना है, जो राजनीतिक प्रणाली है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी आपसे। इस तरीके से आया है कि पार्लियामेंट जो है 275 की पार्लियामेंट है जी, और उसमें 165 सीट जो होती है वो डायरेक्ट चुनाव होता है। उसका प्रत्यक्ष में जो क्षेत्र वाइज चुनाव होता है, जिस तरीके से और भी दीगर मुल्कों में होता है। डायरेक्ट कैंडिडेट पार्टी जो है अपना वहाँ उतारती है और उन्हें जो है उनके जरिए फाइट होती है और चुनाव होता है। दूसरा एक प्रक्रिया हमारे यहाँ है आरक्षण का प्रक्रिया, जिसको हम यहाँ समानुपातिक के नाम से कहते हैं इसको। शायद इसी प्रक्रिया के तहत आपका भी चुनाव हुआ जी है। बिल्कुल जी जी। इसमें जितने भी क्लस्टर हैं बने हुए जी और सभी को जो है वो जनसंख्या के आधार पर क्लस्टर बनाया गया है और उसी के आधार पर निर्वाचन आयोग जो है वो चूंकि वो प्रक्रिया में 110 सीट आती है जी जी, और 110 सीट टोटल की टोटल जो है वो आरक्षण सीट होती है वो जी।
और पार्टी उससे जो है हमारे जो प्रत्यक्ष का जो नामांकन होता है उससे केवल 1 महीना कवल जी जी जी। पहले ही जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसकी प्रक्रिया को जो है जिसको बंद सूची के नाम से होता है वो पार्टी सिलेक्शन करने के बाद वो जो है वहां पर नाम भेज दिया जाता है। उसमें एक सिस्टम बना हुआ है कि फर्स्ट सेकंड जिस तरीके से नामाकरण होता है ग्रेड बनाया जाता है 1 2 3 का, उसी तरीके से प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती है, उसी में उनका सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि हम चौथे नंबर का व्यक्ति जो है 1 नंबर के व्यक्ति को छोड़ दिया जाए और चौथे नंबर के व्यक्ति को लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि वो जो है निर्वाचन आयोग में जाने के बाद निर्वाचन आयोग के तहत जो है वो सारी चीजें प्रक्रियाएं होती है और उसमें जो है जो 1 नंबर में होता है उसका सिलेक्शन उस कोटे के तहत जो है 1 ही नंबर से उसका किया जाएगा। जो है थोड़ा सा ठीक है बात आपने बताई। थोड़ा सा आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताएं कि आप मेरा ख्याल है कि करीब 3 दशक से भी ज्यादा समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं और मुझे लगता है कि पार्टी के प्रति काफी निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में आपकी एक पहचान नहीं है। तो आपने अपने राजनीतिक सफर की कब शुरुआत की और इस दौरान कितने आप पदों पे आप विभूषित रहे, खास करके पार्टी में या पार्टी के जो आनुषंगिक संगठन है जैसे नेपाल मुस्लिम इतिहास संगठन है और भी तमाम आनुषंगिक संगठन होते हैं राजनीतिक पार्टियों के। तो थोड़ा सा अपने राजनीतिक यात्रा के बारे में बताएं। जैसा कि आपने बताया कि 3 दशक पहले मैं राजनीति की शुरुआत की अपने स्टूडेंट लाइफ से ही। जो है मैं खास करके मैंने राजनीति को एक सोशल सेवा भावना के तहत मैंने इसको लिया और इसके जरिए मैं अपने मुल्क के लिए अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, इसके लिए मैंने जो है कोशिश की और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम ये एक जरिया है ये राजनीतिक जो है जिसके जरिए जो है हम बेहतर लोगों को बनाने की तरफ जो है कर सकते हैं कुछ जो है। इसलिए मैं इसमें लगा रहा और कंटिन्यू मैं एक ही पार्टी से ज़्यादातर जो है मैं एक ही पार्टी से लगा रहा और चूँकि मेरा एक स्वभाव भी था शुरू से जो है कि गरीबों की मदद करना, जो भी मजलूम है उन्हें उस तरीके से देखना, तो हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी भी इसी तरीके से था। जी। उसी आइडियोलॉजी की वजह से मैं प्रभावित होकर के जो है मैं उसी से शुरू से लगा रहा कि नहीं ये बेहतर काम कर सकते हैं हम जो समाज के अंदर, हम अपने मुल्क के अंदर मुल्क बनाने के लिए जो है। और मैं पार्टी के तमाम संगठन के उसमें मैं सक्रिय रहा, जिसमें एक नेपाल मुस्लिम इतिहास संगठन का आपने नाम लिया है। मैं शुरू से ही मैं इसका डिस्ट्रिक्ट मेंबर रहा। डिस्ट्रिक्ट मेंबर से मैं जो अभी आपकी पार्टी में क्या स्थिति है? हाँ, किस पद पर आप हैं? जी मैं पार्टी में इस वक्त जो है मैं सेंट्रल कमेटी मेंबर हूँ। पार्टी के जो मेन स्ट्रीम है उसमें जो है जी। और जो विंग है हमारी नेपाल मुस्लिम इतिहास संगठन, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और करीब 10 सालों से मैं कंटिन्यू 2 टर्म हो चुका है, मेरा दूसरा टर्म चल रहा है और मैं कंटिन्यू जो है उसमें हूँ। और इसके पहले भी एक लोकतांत्रिक मधेसी संगठन करके जो है हमारी विंग है, उस विंग का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। हज कमेटी से भी आप जुड़े हज रहे कमेटी से मैं एडवाइजर रहा हूँ और खास करके हज कमेटी में करीब 10 साल पहले जब यहाँ पर जो है बड़ा अफरा तफरी की माहौल था हज कमेटी को लेकर के, उस वक्त गवर्नमेंट ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं उसका संयोजक था और 5 सदस्य संयोजक बनाया गया था जो है मेरे नेतृत्व में। और उसकी आइन बनाने के लिए खास करके जो है उसके निर्देशिका तैयार करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, जिसका बखूबी मैंने निर्वाह किया था। और आज का जो चल रहा है हज कमेटी का जो भी चीज़ें उसमें बेहतर तरीके से योगदान जो है उस निर्देशिका के जरिए हो रहा है और हाजियों की खिदमत हो रही है। युवाओं को राजनीति में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जो युवाओं का आप क्या चाहते हैं कि राजनीति में युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? तो किस तरीके से युवाओं की भूमिका आप वर्तमान राजनीति में देखते हैं? देखिए आज के दौर में जाहिर सी बात है किसी मुल्क के लिए ये आज हिस्ट्री भी है, किसी मुल्क के लिए भी जो है जब तक बदलाव युवा नहीं चाहता है तब तक बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं युवाओं से ही अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें आप राजनीति में इंटरेस्ट ज़रूर लें। आप इसलिए लें, आप पढ़ाई, ये नहीं मैं कहता हूँ कि जो है आप पढ़ाई छोड़ करके बिल्कुल राजनीति में लग जाएं, बिल्कुल 24 घंटा आप राजनीति में रहें। राजनीति आप पढ़ाई के साथ साथ राजनीति की समझ रखें। आपको मुल्क बनाने के लिए राजनीति की समझ होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि आप तभी कुछ कर सकते हैं, तभी बात आप आगे बढ़ा सकते हैं जब तक आप उसकी समझ होगी। जो है विकास के काम में तमाम ऐसी चीज़ों में जो है आपकी ज़रूरत पड़ती है, तमाम कानून जो है जानने की ज़रूरत पड़ती है, कि आइन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप जो है बखूबी जब तक जानेंगे तभी जाकर के राजनीति को आगे बढ़ा पाएंगे, आप आगे लेके जा सकते हैं। आपका जो गृह क्षेत्र है या गृह नगर है, आप तो चूंकि समानुपातिक से हैं, तो आपने कोई कंटेस्ट इस तरीके से डायरेक्ट जनता से चुनाव नहीं आपने लड़ा है, लेकिन यह जो आपका जो गृह नगर है वो बॉर्डर से सटा हुआ है और खास करके मधेश का वो इलाका है, तराई का इलाका है, और अपेक्षाकृत नेपाल के अन्य भागों की तुलना में कहा जाता है कि थोड़ा सा अविकसित है। यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छे शिक्षा केंद्र नहीं है। तो आपकी प्राथमिकताएं एज ए सांसद हैं, आप अभी इस वक्त निर्वाचित सांसद हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी कि आप अपने जिले में, अपने क्षेत्र में आपकी क्या क्या विकास की प्राथमिकताएं हैं? जाहिर सी बात है, यहाँ अभी आपने कहा डायरेक्ट चूंकि जनता से, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रक्रिया थी उसमें एक डायरेक्ट जो है उम्मीदवार को एक जो है वोट मिल रहा था, और दूसरा वोट जो है जो समानुपातिक में जो जिस प्रक्रिया से मैं आया हूँ उसके वोट जो है गवर्नमेंट चूंकि ये पार्टी को मिलता है, उस हिसाब से चूंकि मैं यहाँ से लोकल से मैं भी इसका कैंडिडेट था, इसलिए जाहिर सी बात है जो है वहाँ मुझे भी देख करके लोगों ने दिया है इस चीज़ को जो है, और हमारी पार्टी को खास करके जो है सराहा है, इसलिए मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। जो है नहीं, आपके साथ एक चीज तो अच्छी बात यह है कि जैसे आमतौर से जो समानुपातिक होता है उसमें राजनीति में आमतौर से देखा जाता है बहुत कम सक्रिय लोग रहते हैं, या किसी और तरीके से पार्टी की सेवा करते हैं उनको ले लिया जाता है। समाज में जैसे साहित्य का क्षेत्र है, उसके बाद संस्कृत का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, खेलकूद का है। क्योंकि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थे, इसलिए आपसे लोगों की अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि यहाँ खास करके यहाँ ऐसा नहीं था कि यहाँ प्रतिनिधि नहीं थे, 17 सालों से यहाँ प्रतिनिधि मौजूद थे, और बड़ा दुर्भाग्य रहा इस क्षेत्र का कि यहाँ विकास नहीं हो सका। सरकारें रहीं जिसकी जो है नुमाइंदगी हमारे प्रतिनिधि कर रहे थे इससे पहले, उनकी पार्टी भी यहाँ पर नुमाइंदगी कर रही थी, सरकार में थी, फिर भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सका। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसी चीज़ को खास करके इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है, और मैं चाहूँगा कि आने वाली मेरी प्राथमिकता ये होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर सकूँ, और साथ ही साथ जो प्रत्यक्ष चुनाव लड़े हुए हमारे जो है माननीय मंगल प्रसाद गुप्ता जी हैं, उनके साथ मिलकर के, चूंकि वो भी मेरी पार्टी से ही जीते हुए हैं, चुनाव जीते हुए हैं यहाँ, तो यहाँ से वरिष्ठ नेता भी हैं जी, बहुत अनुभव भी है उनके पास जो है, तो इसलिए मैं उनके अनुभव का फायदा लेते हुए हम सभी लोग जो है सरकार से ये दबाव बनाएंगे। सरकार भी अब अपनी ही सरकार बन चुकी है, इसलिए हम लोग जो है चाहेंगे कि यहाँ शिक्षा में जोड़ने का काम करें इस क्षेत्र को। और दूसरी चीज़ प्राथमिकता होगी हमारी जो है स्वास्थ्य की, जो स्वास्थ्य में बिल्कुल पीछे हमारा क्षेत्र ये जो है, और उसको लिए हम लोग भरपूर कोशिश करने की जो है कोशिश करेंगे इस चीज़ के लिए कि हम लोग जो है बेहतर कर सकें। हम लोग चूंकि सरकार का गठन हो चुका है, और हालांकि ये गठबंधन की सरकार है, और आशा करते हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और भारत चूंकि पड़ोसी मुल्क है नेपाल और भारत एक दूसरे के, और बहुत सारी चीज़ों पर एक दूसरे पर निर्भर भी है, सांस्कृतिक धार्मिक संबंध भी है, और जो है रोटी बेटी का रिश्ता भी है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत नेपाल संबंधों को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हम चाहेंगे यही कि चूंकि हमारा पड़ोसी मुल्क एक बड़ा विकसित, और जाहिर सी बात है हमसे विकसित है, तमाम साधनों से जो भरपूर है वो, उसका फ़ायदा, उसका जाहिर सी बात है अगर हमारे पड़ोसी का बेहतरीन रिश्ता अगर होता है तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हम लोगों को भी मिलेगा। इस बात को जो है हम लोग भी जानते हैं, इस चीज़ को जो है महसूस भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दोनों को, जो अभी आपने एक चीज़ कही कि बॉर्डर एरिया में रोटी बेटी का रिश्ता होता है, लेकिन हम ये दोनों मुल्कों के लोगों से, बासिंदों से खास करके मैं कहना चाहूँगा कि इसको हम लोग उसी समझ के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, जैसे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, चूँकि हमारा बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, बहुत सी चीज़ें जो गलत एलिमेंट्स जो होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठाने के बाद चाहे वो उस तरफ के हों चाहे इधर के हों,
फायदा उठाने के बाद से उसमें होता क्या है कि अब हम संसाधन में कमजोर होने की वजह से, संसाधन मेरे पास भरपूर न होने की वजह से कहीं ना कहीं आरोप ये लग जाता है कि साहब ये जो भी गलत चीजें हुई हैं वो वहां से हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम संसाधन उनके पास मौजूद है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा मित्र राष्ट्र है, उसके पास जब संसाधन मौजूद है तो कहीं ना कहीं ये लैप्स जो है जरूर हो रहा है। एक समन्वय स्थापित होना हाँ, चाहिए, समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित होना चाहिए, बिल्कुल होना दोनों चाहिए। देशों की जो एजेंसियां हैं जी जी बिल्कुल और होना चाहिए जो है। स्थानीय लोकल की सरकार है, हाँ बिल्कुल तो इनमें बिल्कुल। एक होना चाहिए। आप थे सिराज अहमद फारूकी साहब, माननीय नवनिर्वाचित सांसद हैं नेपाल के, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमआलए से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। आपने नेपाल के विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। आपका इस खास प्रोग्राम में भाग लेने के लिए माननीय सिराज अहमद फारूकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सगीर खाकसार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कम मेरी बात पहुँचने में कम से कम जो है मदद की जो है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।